morning students, welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the increasing and decreasing functions वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो पहले तो जाने वर्धमान और ह्रासमान होता क्या है। जैसे कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है f(x = x² + 5x + 2), उसके फंक्शन आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे इसका हम ग्राफ खींचें ये, तो इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाए तो y की वैल्यू निरंतर बढ़ती चली जाए। ठीक है, देखो x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो y की वैल्यू निरंतर बढ़ती चली जाए। देखो x जब 0 था तो y यहाँ था, x का मान बढ़ाते गए तो y का मान बढ़ता जा रहा ना। जब हम इस डायरेक्शन में x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन ऊपर भी बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन जो है वर्धमान फलन है। कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये वर्धमान फलन है। ठीक, क्यों? क्योंकि x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें, नीचे की ओर कर दें, तो आप यहाँ पर देखें x का मान अगर आप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो फलन y दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। या फिर आप इसको ऊपर अगर हम ले आए, यहाँ से देखिए, समझिए ज्यादा ठीक रहेगा। ये कि देखिए यहाँ से समझो कि x का मान अगर हम इसके बाद बढ़ाते चले जा रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। देखो यहाँ भी जब यहाँ से यहाँ तक आए थे तो x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ रहा था ना, x का मान बढ़ाने से बढ़ रहा था। तो यहाँ तक भी ये फलन क्या हुआ, वर्धमान हुआ। लेकिन इसके बाद जब यहाँ से शुरू किए तो x का मान जितना बढ़ाते जाएंगे y का मान उतना ही घटता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फलन जो होगा फिर से क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि यदि हमारा फंक्शन में x की वैल्यू रखने से और y की वैल्यू निरंतर बढ़ती चली जा रही है तो हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर x का मान बढ़ाने से y की वैल्यू घटती चली जा रही है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, आज इसकी थीम पूरी समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या। एक और उदाहरण, ये कोई हमने एक फंक्शन है उसका ग्राफ बना लिया। ठीक, यहाँ पर पॉइंट है a, यहाँ पर पॉइंट है b, c, यहाँ पर पॉइंट हो गया d। इनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं या टर्निंग फंक्शन पॉइंट कहते हैं कि जब हम फंक्शन से x की वैल्यू निकालते हैं तो जहां से फंक्शन एक टर्न हो रहा होता है, मुड़ रहा होता है। ठीक है, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, फंक्शन के मुड़ने के यहाँ पर पॉइंट्स। तो अब देखिए, अगर हम कहें कि a से b तक फंक्शन क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है तो ये ऊपर जा रहा है ना। तो a से b तक फंक्शन निरंतर क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। लेकिन a पर क्या कहोगे, वर्धमान कि ह्रासमान? कुछ नहीं, वर्धमान भी ह्रासमान भी। अगर हम a पर पूछें तो a पर देखिए फंक्शन टर्न हो रहा है इसका ग्राफ, तो यहाँ पर a पर क्या है, ह्रासमान भी है तो वर्धमान भी है। अर्थात a को हम केवल वर्धमान में शामिल नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ से फंक्शन गया और b तक क्या हुआ, वर्धमान हुआ। b के थोड़ा पहले भी वर्धमान ही था, लेकिन b पर क्या हुआ, टर्न हो गया। तो अब b को हम किस में ले, वर्धमान में कि ह्रासमान में? दोनों में चला जाएगा ना। तो अब हम इसको कैसे डिसाइड करें, आगे यहाँ समझिए। देखिए b पर ये वर्धमान भी है, ह्रासमान भी है, लेकिन b के थोड़ी सी प्लस वैल्यू ले लोगे तो वहीं से क्या शुरू हो जाएगा, ह्रासमान शुरू हो जाएगा ना। b प्लस किया, थोड़ा सा x का मान b प्लस किया b के आगे, तो फिर फंक्शन क्या होगा, नीचे आने लगा ना। देखो ये तो क्या होगा, ह्रासमान हो गया। फिर c पर क्या करें, दोनों हो गए, ह्रासमान भी है वर्धमान भी है। लेकिन c से जैसे ही कोई वैल्यू प्लस करोगे तो फिर क्या हो गया, वर्धमान शुरू हो गया। फिर d पर टर्न हुआ। तो यदि हम ये क्रिटिकल पॉइंट शामिल करते हैं तो वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि निरंतर वर्धमान। दो शब्द होते हैं, एक वर्धमान, एक निरंतर वर्धमान। एक होता है ह्रासमान और एक होता है निरंतर ह्रासमान। तो अगर हम कहते हैं a और b और इनको शामिल करते हैं, अगर हम कहें a और b ये, तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब होता है हमको a और b साथ में लेना है।
ए और बी पर भी चेक करना है। ठीक, इसमें ए और बी लेने होते हैं साथ में, ये बहुत ध्यान से समझिए कि ए और बी को हमको लेना है, ए और बी पर हमें फंक्शन चेक करना है। तो इन दोनों को जब हम शामिल कर लेंगे तो हम निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे, केवल क्या कहेंगे, वर्धमान, वर्धमान। ठीक, और अगर हम ए बी ना शामिल करें, इनके बीच की वैल्यू लें केवल, तो ये ब्रैकेट लगाओगे, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल होता है, इसको ऐसे भी लिखा पाएंगे कहीं पर। ठीक, ऐसे लिखा पाएंगे या ऐसे, दोनों एक ही बात है। तो अब अगर ए और बी हम छोड़ दें, केवल इनके बीच की वैल्यू ले, इसका मतलब है ए और बी छोड़ दीजिए, इनके बीच की वैल्यू इस पर चेक करिए, तो इनके बीच की वैल्यू इस पर तो निरंतर वर्धमान होगा ना। तो यहाँ पर अगर ये इंटरवल लोगे तो कहोगे निरंतर वर्धमान। ठीक, और अगर ये इंटरवल लेते हो तो केवल वर्धमान कहोगे, क्योंकि इस पर निरंतर वर्धमान नहीं है, बीच की वैल्यू इस पर तो वर्धमान है, लेकिन ए और बी पर दोनों हो गए, वर्धमान भी ह्रासमान भी। क्या ये बात समझना है? तो ये इंटरवल जब लगा हो तो इसका मतलब होता है ये लगा है क्लोज इंटरवल, इसमें ए और बी पर चेक करना है। तो जब ए और बी पर भी चेक करोगे तो निरंतर शब्द नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ए और बी पर वर्धमान ही नहीं है, ह्रासमान भी है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है इसमें जब वर्धमान कहना होगा तो केवल ये ब्रैकेट लगाओगे, क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं समृद्ध अंतराल बोलते हैं। ठीक है, और ये है ओपन इंटरवल, इसको विवृत अंतराल बोलते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है ए और बी पर नहीं चेक करना है, इसके बीच की सभी वैल्यूज पर आपको देखना है। तो अगर हम ए पर न देखें, बी पर न देखें, बीच की सभी वैल्यूज पर देखें, तो फंक्शन निरंतर वर्धमान हो रहा, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं यहाँ से? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कहें सी से डी, अगर हम ये ले रहे हैं, बी से सी चलो ले रहे हैं, बी से सी, अगर ये हम क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं तो इसका मतलब बी और सी पर भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो जब इन पर चेक करें तो केवल हम ह्रासमान लिख पाएंगे, निरंतर शब्द नहीं। ह्रासमान, ये ह्रासमान होगा, निरंतर शब्द यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि बी और सी पर क्या है, फलन घट तो रहा है, लेकिन ये पॉइंट दोनों में शामिल है, वर्तमान में भी और ह्रासमान में भी। और अगर हम ये इंटरवल लगा ले रहे हैं बी से सी, तो इसका मतलब बी और सी नहीं लेना है, इनके बीच की वैल्यूज पर देखना है। तो इनके बीच की वैल्यूज पर क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ये चीज समझ पाए, निरंतर ह्रासमान। ये तो पहले तो तुमको ये समझना है यहाँ पर क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब है हमको वो दोनों पॉइंट्स भी लेने हैं, ठीक है, और ओपन इंटरवल का मतलब है हमको उनके बीच की वैल्यू भी लेनी है, उसको नहीं लेना है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, अब अगर ये ब्रैकेट लगा है कहीं पर भी क्लोज इंटरवल, तो निरंतर शब्द वहां नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इन पर चेक करोगे तो फंक्शन वहां टर्न कर रहा होगा, मुड़ रहा होगा, ना वर्धमान ना ह्रासमान दोनों। तो ये दोनों जब लेंगे तो निरंतर शब्द कब लगेगा, जब आप ओपन इंटरवल लेंगे। ओपन इंटरवल में निरंतर वर्धमान होगा या निरंतर ह्रासमान होगा, और क्लोज इंटरवल में वर्धमान और ह्रासमान दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। ये बात समझ पाए? और ये जो यहाँ पॉइंट्स लिखे होते हैं ये टर्निंग पॉइंट होते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट हम कहते हैं, जहां पर से हमारा कर्व मुड़ रहा होता है। अब हम चेक कैसे करें वर्धमान ह्रासमान, इतनी बात समझ पाए होंगे। अगर तो चेक करने का तरीका देखो क्या होगा। ग्राफ से ही सब समझ पाओगे। जैसे कि हम इस फंक्शन की बात करें, ये फंक्शन यहां से जा रहा है, ठीक, यहां से यहां तक जा रहा है। तो ये फंक्शन देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, वर्धमान हुआ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, न वर्धमान न ह्रासमान, और यहाँ पर फिर से क्या हुआ, वर्धमान हुआ। ठीक, तो अगर हमको केवल वर्धमान फंक्शन को डिनोट करना है तो देखो हम एक फंक्शन ऐसे बता रहे हैं, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, वर्धमान। ठीक, वर्धमान, ये हमारा वर्धमान फलन हो जाएगा, लगातार ऊपर की ओर उठता जा रहा है। दूसरा देखिए, ए और यहाँ पर हम ले रहे हैं बी, तो इसके लिए वर्धमान केवल लिखा है, तो इसके लिए हम इंटरवल कौन सा लेंगे, ए से बी लेंगे। ठीक, इसी फलन को हम बना रहे हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है बी। अब हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं ए कामा बी, तो अब क्या लिखेंगे, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ये
यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अगर हम ये इंटरवल ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखो फलन ऐसे चला, निरंतर क्या हो रहा, ह्रासमान हो रहा। एक्स का मान अगर हम बढ़ाते जा रहे तो फलन नीचे आता जा रहा, यहाँ पर क्या हुआ, ह्रासमान हुआ। अब अगर हम ये इंटरवल लगा रहे हैं तो निरंतर ह्रासमान हुआ, मतलब हमको ए बी पर नहीं लेना है, ए बी पर टर्न हो रहा था कर्व, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। ये इतनी बात यहाँ समझ पाए हैं, सब कुछ इसी में तुमको समझ लेना है, ठीक। अब हम जाने कैसे कि वर्तमान ह्रासमान मतलब कैसे स्पष्ट हो, हमको आपको ये बता चुके हैं कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हमको स्पर्शी की प्रवणता निकालना है तो कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अर्थात अगर एफ एक्स से फलन दिया हुआ है तो अगर हम एफ डैश एक्स निकाल लें तो यही क्या होता है, dy बाई डी एक्स, यही होता है ना। तो आप ये देखिए, अगर फलन वर्धमान है तो इसके चाहे जिस बिंदु पर आप एक स्पर्शी खींच दीजिए तो स्पर्शी की जो प्रवणता होगी वो सदैव धनात्मक होगी, जीरो नहीं होगी। स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, m इक्वल टू tan थीटा, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 से लेकर के और 90 के अंदर एंगल बनेगा। आप कहीं पर भी टेंजेंट खींच दीजिए, देखो ये देखो खींच रहे हैं तो ये सब स्पर्शियां जो खींच रहे हैं एक्स अक्ष से कोण कितना बना रही है, 0 और 90 के बीच में बना रही है। 90 नहीं होगा, 90 के अंदर ही रह जाएगा सदैव, ठीक। अगर 90 हो जाएगा तो tan 90 मींस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो 0 और 90 के बीच एंगल रहेगा, 0 और 90 के बीच tan का कोई भी मान रखिए तो मान जो आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक, 0 से बड़ा। ये जानते हैं कि नहीं, tan 0 का जानते हैं, 0 हो जाता है, ठीक। उसके बाद tan 30, 50, 60 कोई भी एंगल रख लीजिए तो 0 से बड़ा आएगा। तो अगर f डैश x या dy बाई डी एक्स इसका निकालो, ठीक, और ये आता है आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है, या ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, अर्थात जो प्रवणता है वो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तो फलन वर्धमान यहाँ पर कहा जाएगा। ये चीज क्यों, हम कैसे चेक करें, हम स्पर्शी से चेक करेंगे, स्पर्शी की प्रवणता से। अगर प्रवणता धनात्मक आ रही है तो इसका मतलब हमारा फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर इक्वल भी 0 के आ जाए, इक्वल भी 0 के आ जाए, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर शामिल है। देखो इस पॉइंट पे स्पर्शी देखो खींच रहे हैं तो क्या एंगल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, tan 0। तो अगर 0 के इक्वल भी स्पर्शी आ रही है तो इन पॉइंट, ये पॉइंट हमने इसमें शामिल किए हैं ना, तो अगर ए और बी शामिल किया है तो हमारी प्रवणता बड़ी भी आ सकती है 0 से और 0 के बराबर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्शी की प्रवणता देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 0। तो अगर प्रवणता स्पर्शी की जो है ग्रेडियंट ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, हमको ऐसे ही चेक करना है केवल, तो फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको ये लेने नहीं है, हमको यहाँ पर टेंजेंट खींचना नहीं है, केवल बीच में ही टेंजेंट यहाँ खींचना है, चाहे जहां पर आप खींचे स्पर्शी कहते हैं टेंजेंट ये। तो इसमें क्या होगी, टेंजेंट की प्रवणता कभी 0 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 0 तो यहाँ पर हो रही थी और ये पॉइंट्स हमको लेने नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा, 0 नहीं होगी स्पर्शी की प्रवणता, क्योंकि हमको यहाँ पर स्पर्शी खींचना ही नहीं है। तो कंडीशन ये आ गई कि f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 से आता है तो फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान, ठीक है। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 तो फलन निरंतर वर्धमान, अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो केवल वर्धमान, केवल वर्धमान, ठीक है। अगर केवल 0 भी साथ में शामिल हो जाए तो इसका मतलब केवल वर्धमान लिखोगे, निरंतर वर्धमान नहीं लिखोगे, क्योंकि उसमें ये वाला भी पॉइंट आ गया, यहाँ भी ये जब यहाँ पर कर्व खींचोगे तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर प्रवणता 0 के बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमने ये पॉइंट छोड़ दिए हैं, यहाँ पर केवल टेंजेंट बीच में चेक करना है, तो बीच में टेंजेंट कहीं भी खींचोगे तो m इक्वल टू tan थीटा, m का मान सदैव क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो आप कहोगे फलन निरंतर वर्धमान है, और इंटरवल ये वाला लिया जाएगा, मींस ए और बी नहीं लेना है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप चाहे जहां पर ये देखो खींचिए स्पर्शी, स्पर्शी प्रवणता की परिभाषा है स्कूल में पढ़ा था, एक्स अक्ष द्वारा बनाया गया कोण,
किसी भी रेखा द्वारा एक्स अक्ष द्वारा बनाए गए कोण की टेंजेंट को प्रवणता कहते हैं। हाई स्कूल में परिभाषा कि किसी भी रेखा द्वारा एक्स धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए कोण की टेंजेंट को प्रवणता कहते हैं। तो अब ये देखो हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ये देखो तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष से कितना कोण बनाएगी 90 से ज्यादा। चार्ज इसको खींच दीजिए, ये सभी एक्स अक्ष से कोण कितना बना रही है 90 से ज्यादा बना रही है ना। तो 90 से ज्यादा कोण बनेगा अर्थात 90 प्लस हो जाएगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा ना, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में tan का चिन्ह सदा कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। अर्थात ये स्लोप जो होगी, जो प्रवणता होगी वो सदा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक, नेगेटिव आएगी और इन पॉइंट्स पर भी हमको ज्ञात करना है ना, तो इन पॉइंट्स पर फिर से क्या हो जाएगी, प्रवणता 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी जो स्लोप है, प्रवणता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) से, ये क्या हो लेस देन और इक्वल टू 0 से छोटी हो अर्थात नेगेटिव हो, माइनस में हो। ठीक, तो इसका मतलब फलन निरंतर क्या हो रहा, निरंतर नहीं, केवल ह्रासमान हो रहा, केवल ह्रासमान हो रहा, निरंतर नहीं, क्योंकि 0 भी शामिल है। 0 पर दोनों कंडीशन आ जाती है, ह्रासमान और वर्धमान की। तो आप चेक करेंगे अगर f(x) छोटा आ जाए 0 से और 0 के बराबर भी आ रहा हो, ठीक, तो जब ये अंतराल आप लेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, तो ए और बी पर जब चेक करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, इसमें इसका मतलब है कि उनको ए और बी पर चेक करना है, तो ए और बी पर हमारा मान क्या आ जाएगा 0 के बराबर। तो इसका मतलब केवल ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान नहीं होगा। अब जब हम ये वाला अंतराल लेंगे तो ए बी पर हमको चेक ही नहीं करना है, हमको ए और बी पर टेंजेंट खींचना ही नहीं है, हमको टेंजेंट केवल यहाँ खींचना इन बिंदुओं पर। तो इन बिंदुओं पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप जो होगी वो सदा माइनस की आएगी, सदा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जाएगा 10 और दूसरे चतुर्थांश में ये 90 से बड़ा कोण है 120 130 140 है, तो वो क्या होगा माइनस का। तो यहाँ पर f(x) ये लेस देन सदा 0 आएगा और यहाँ पर क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। तो 4 कंडीशन हो गई। अगर किसी भी बिंदु पर f(x) 0 के बराबर भी है और 0 के बड़ा भी है तो आप कहोगे इस अंतराल में फलन वर्धमान है। दोनों चीजें होनी चाहिए, अंतराल भी यही होना चाहिए, कंडीशन भी यही होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर ये ग्रेटर दैन केवल आता है, इक्वल टू नहीं आता है, तो कहोगे फलन निरंतर वर्धमान है और ये अंतराल होना चाहिए वहां पर। इसके बाद अगर ये सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पर ये अंतराल है और छोटा है 0 के बराबर आ रहा, तो कहोगे ह्रासमान है। और ये अंतराल होना चाहिए और ये फलन सदा छोटा आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये क्या है, स्लोप है, प्रवणता है। अगर ये छोटी आ रही है 0 से तो कहोगे फलन यहाँ पर निरंतर ह्रासमान। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर होती है, तो कंडीशन नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। अब देखिए कुछ मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ, इतने पार्ट में मैं बताऊंगा इसको। जैसे कि एक फंक्शन हमने ले लिया f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x, ये मैंने फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो हमको इसको पहले तो डिफरेंशिएट करें, f(x) इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक, अब अगर हम कहें कि इस अंतराल में चेक करिए 1 से 10, ये अंतराल में चेक करिए ये फंक्शन वर्तमान है कि ह्रासमान है, निरंतर वर्तमान है कि निरंतर ह्रासमान है। तो इस अंतराल का मतलब क्या हुआ, हमको 1 और 10 भी लेना है ना। तो अगर इसमें से हम 1 ले रहे हैं, इस अंतराल का मतलब 1 लेना है, 1 पर चेक करना है, तो अगर हम 1 रख रहे हैं इसमें तो f(x) क्या आ रहा है 0 आ रहा ना, इक्वल टू 0 आ रहा। और 1 के बाद 2 3 4 5 कुछ भी लेते चले जाओ तो फंक्शन सदा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा ना। अब देखिए हम कहें कि इस अंतराल पर चेक करिए ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है ये। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया और हमने एक अंतराल जो दिया उस अंतराल में देखा ये क्लोज इंटरवल है कि हमारा ओपन इंटरवल है। तो ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 1 और 10 पर भी चेक करना है, इसके बीच की सारी वैल्यूज पर चेक करना है। तो 1 पर हमने देखा तो क्या हो गया 0, ठीक, और उसके बाद बीच की सभी वैल्यू से लेकर 10 तक चेक किया तो सदा धनात्मक आएगा ना, अर्थात ग्रेटर देन 0 आएगा ना। तो इसमें दोनों कंडीशन आ गई, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, एक साथ आ गई ना। तो अब आप बताइए ये कंडीशन किसकी है, वर्तमान की, ह्रासमान की, किसकी, केवल वर्तमान न कि निरंतर वर्तमान। तो यहाँ पर क्या लिखोगे वर्तमान। पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा, देखिए पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा कि अंतराल इतने में फलन वर्धमान है। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखोगे अंतराल इतने में फलन f(x) जो है वो वर्तमान है। अब अगर यहीं पर हम ये लगा दें
ओपन इंटरवल लगा दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 10 पर चेक नहीं करना है, आपको इसके बीच की वैल्यूज पर चेक करना है। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम 1 और 10 ना लेकर बीच की वैल्यूज पर चेक करेंगे तो 0 आएगा, कभी नहीं आएगा ना। अर्थात ये फिर आ जाएगा f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना। तो देखिए केवल मैंने इंटरवल चेंज किया, अब क्या होगा, वर्तमान ह्रासमान या निरंतर वर्तमान क्या होगा, अब ये निरंतर वर्तमान हो जाएगा, निरंतर वर्तमान। ये बात समझ पाए इस चीज को? तो देखिए केवल इंटरवल चेंज करने से फलन का जो है वर्तमान ह्रासमान की कंडीशन चेंज हो जाती जा रही है। तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। फिर अगर अंतराल दिया है तो उसी अंतराल पर हम चेक करें, अब अंतराल में देखेंगे कौन सा इंटरवल है। अगर ये इंटरवल है तो इन पर भी चेक करेंगे, बीच पर भी चेक करेंगे और देखेंगे केवल ग्रेटर देन आ रहा है कि 0 भी आ रहा है। फिर अगर ये इंटरवल है तो इसके बीच की वैल्यू इस पर चेक करके देखेंगे और हमको पता चल जाएगा, देखते हैं कि बीच में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों इंटरवल से समझता है कि ये वर्तमान, ये निरंतर वर्तमान। तो इसको आप एक एग्जांपल के आधार पर नोट कर लीजिए, आप एक फंक्शन और इसको नोट कर लीजिए। अब आप दूसरा एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नंबर 2। हमने क्या किया, इस फंक्शन को चेंज कर दिया, -x² ले लिया और प्लस का 2x, तो डिफरेंशिएट करेंगे आएगा माइनस का 2x प्लस का 2। अब जरा इस अंतराल पे चेक करिए, इस अंतराल पे चेक करोगे तो 1 जब लोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 1 के बाद जैसे लोगे 2 तो माइनस का आएगा ना। 3 4 5 कुछ भी लेते चले जाओ, सब पर माइनस का मिलेगा मान। जान पा रहे हैं चीज? तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, या 0 हो रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। इस अंतराल में 1 पर क्या हो गया 0, ठीक, और 2 3 4 5 सब पर किसी पर भी चेक करो तो f डैश x क्या है, 0 से छोटा आ रहा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये फलन ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान। अब अगर ये इंटरवल हम लगा दें यहाँ पर तो इसका मतलब 1 पर तो चेक नहीं करना है, 10 पर तो चेक नहीं करना है, तो 1 और 10 के बीच की वैल्यूज पर जरा इसको चेक करो। ये वाला देखो कैसा आ रहा है, माइनस आएगा ना, सदैव माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे तो 2 से बड़ा ये मान हो जाएगा, 2 से बड़ा है तो घटाने पर क्या आएगा माइनस का, अर्थात ये साइन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ये एक नोट कर लीजिए आप। एक और उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए। आपका फंक्शन है f(x) = sin x। आप जानते हैं sin x का ग्राफ बनता है ना, तो f(x) = sin x, इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा cos x। अब आपको चेक करना है अंतराल 0 to π/2 का। आप जानते हैं कि 0 पर क्या होगा, cos का मान 1 आएगा, ठीक है, और इसमें लेना है ना 0 और π/2, और π/2 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इस अंतराल में f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। हमको इन पर केवल चेक कर लेना है, 0 पर देखा क्या रहा 1 और π/2 पर क्या रहा 0, अर्थात इसमें से किसी एक मान पर 0 आ रहा है ना, तो f डैश x 0 के इक्वल टू हो गया। अब इसके बीच की वैल्यू इस पर देखना है, तो ये कौन सा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश होगा ना, और प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते ना, तो cos का मान पहले चतुर्थांश में क्या होगा धनात्मक, धनात्मक ही आएगा, पहले चतुर्थांश में सबका धनात्मक होता है। तो इसका मतलब इस पे 1 होगा, इस पे 0 होगा, बीच के जितने भी एंगल हैं सब पर मान जो आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। आप जानते हैं प्रथम चतुर्थांश है 0 से 90, और 0 से 90 पर सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू क्या होती है धनात्मक होती है, तो cos का मान धनात्मक होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने अंतराल में f डैश x जो होगा वो 0 के इक्वल भी होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि cos x का मान प्रथम चतुर्थांश में सदा धनात्मक होता है। तो अब कंडीशन कौन सी है, काहे की बनी, फलन कैसा हुआ, फलन f(x) वर्धमान है, वर्धमान फलन है। अब अगर इसे इंटरवल की बात करें, अगर हम अंतराल ये वाला ले लें तो हमको 0 और π/2 पर तो चेक नहीं करना है, समझ पा रहे हैं, 0 to π/2 इसके बीच की वैल्यूज पर देखना है, तो बीच में ये और ये छूट गया, तो बीच में तो प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू सदा क्या होगी
पॉजिटिव होगी। मतलब आप लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सदैव कॉस का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये और दोनों छोड़ दिया। 0 और 90 के बीच का है कोई एंगल जिसके कॉस का मान 0 होता हो? नहीं होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, निरंतर वर्धमान हो गया। तो आप देखिए वही फलन है, सब कुछ वही है, केवल मैंने इंटरवल चेंज कर दिया। तो एक बार इस पे आ रहा था वर्धमान और दूसरे पर हो गया निरंतर वर्धमान। अगर 0 भी शामिल हो जाए तो केवल वर्धमान या केवल ह्रासमान, और 0 अगर ना आए कहीं पर भी तो फलन क्या हो जाएगा, या वर्धमान होगा या निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। बस